दिल्ली का सियासी माहौल गर्मा चुका है, सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है और दिल्ली के चुनावी मैदान में तीन बड़ी पार्टियां इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस ने जिस चेहरे को सामने रखा है या जिस चेहरे को लेकर के चुनावी मैदान में उतरी है, वो हमारे साथ हैं अजय माकन साहब, पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी भी हैं और चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं और दिल्ली में कांग्रेस का चेहरा भी है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनौतियां इनके सामने हैं दिल्ली में और कौन कौन से बड़े इश्यूज को लेकर के ये आवाम के बीच जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है और हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ जो है वो चुनावी घमासान मचा हुआ है। एक तरीके से कहा जाए तो सियासी जो पारा है वो चढ़ चुका है। क्या कहेंगे? कांग्रेस अकेली पार्टी है जिसने लगातार 15 साल तक दिल्ली पर हुकूमत की और उसको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए, 15 साल बड़ा लंबा पीरियड होता है और 15 साल दिल्ली में जब हम थे तो केंद्र में भी 10 साल थे, तो ये डबल एक एंटी इनकम्बेंसी थी। और दूसरी तरफ भाजपा बहुत ही अग्रेसिव ऑपोजिशन पार्टी थी और साथ में आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में मिल गई। तो दोनों बहुत ही अग्रेसिव ऑपोजिशन पार्टीज ने लगातार कांग्रेस के ऊपर खूब हमले बोले और लोगों को बहुत तरह तरह के रंगीन सपने दिखाए गए और रंगीन सपने भी ऐसे दिखाए गए कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। रंगीन सपने जो हैं वो ऐसे दिखाए गए कि बिजली के बिल एकदम आधे हो जाएंगे, बिजली के बिल को किसी ने कहा 30% कर देंगे, किसी ने कहा कि पानी हम फ्री कर देंगे। तो इस तरीके से रंगीन सपने दिखाए गए। 15 साल के अंदर दिल्ली में बहुत डेवलपमेंट हुई और अगर आप 15 साल को एक बार में एक देखते हैं तो साथ में हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन 15 साल में हम 3 बार लगातार चुनाव जीते हैं। यानी दिल्ली की जनता ने बार बार 3 बार कांग्रेस को वापस जिताया, कांग्रेस के काम से खुश होकर के। तो ऐसा क्या हो गया था कि 3 बार लगातार जीती है पार्टी और 2013 के जो चुनाव थे उसमें जो है पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? कहीं गलती हो गई थी क्या? गलती नहीं, मैंने जैसे कहा कि दोनों तरफ से बहुत ही अग्रेसिव ऑपोजिशन थी और उन्होंने अन्ना हजारे की मूवमेंट उस टाइम पे चलाई। अन्ना हजारे की मूवमेंट विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के आरएसएस संघ परिवार सब लोगों ने समर्थन दिया और उसके अंदर अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और जनरल वीके सिंह, बाबा रामदेव सब लोगों ने मिलकर के केवल और केवल कांग्रेस को हिट किया। उन्होंने कहीं पर भी कर्नाटक के अंदर येडियुरप्पा की भ्रष्ट सरकार थी उसके खिलाफ नहीं बोले, पंजाब में अकाली दल और बीजेपी की भ्रष्ट सरकार थी वहां नहीं बोले, हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी उनके भ्रष्ट सरकार के खिलाफ नहीं बोले, उत्तराखंड में उनकी बीजेपी की भ्रष्ट सरकार थी उसके खिलाफ नहीं। टारगेट आपको ही किया गया? टारगेट केवल कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी सब लोगों ने मिलकर के किया। तो लोगों के दिमाग में एक तरीके की एक तस्वीर बिठा दी गई जो गलत थी। अब जब शांति भूषण ये खुलासा करते हैं आम आदमी पार्टी के होने के बावजूद, वो कहते हैं कि किरण बेदी को आप मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर बनाएं, तो कुमार विश्वास जो नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ करते हुए कवि कुमार विश्वास जो नजर आते हैं, वो कुमार विश्वास अब जो हैं एक तरफ नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हैं और वो कहते हैं कि किरण बेदी और जनरल वीके सिंह अन्ना हजारे को समझाते थे। सवाल ये भी है कि आपने कहा कि जिस तरीके से अन्ना आंदोलन हुआ था दिल्ली में और बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार वो सब एक ही हैं और विश्व हिंदू परिषद का उनको एक तरीके से जो है वो समर्थन था। अरविंद केजरीवाल बड़ा चेहरा थे और किरण बेदी बड़ा चेहरा थी उस वक्त अन्ना के अलावा। क्या लगता है आपको, क्या ये भी उसी मेंटेलिटी के लोग थे, क्या उसी बैकग्राउंड से थे कहीं ना कहीं? बिल्कुल, इन सब लोगों के अंदर जो सबसे बड़ी कॉमन चीज है वो एंटी कांग्रेसिज्म है, कांग्रेस के खिलाफ। तो जब एंटी कांग्रेसिज्म है तो वो सबके सब लोग कहीं ना कहीं आरएसएस और संघ परिवार के साथ में जुड़ी हुई सोच है। अब कौन कहता है हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए? नरेंद्र मोदी कहते हैं और अरविंद केजरीवाल ने उसको मदद करने के लिए अपने पूरे के पूरे देश भर में 413 कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि यह पूरी की पूरी लड़ाई, पूरी एक्सरसाइज और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के दोनों मिलकर के दोनों का मकसद कांग्रेस को कमजोर करना है, सेकुलर फोर्सेस को कमजोर करना है और दोनों के दोनों इकट्ठे मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ में थे। क्या वजह है सर? आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और बीजेपी मिली हुई है, बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिली हुई है। ये कहानी क्या है? क्योंकि लोग जो है बहुत कंफ्यूज हैं इस चीज को लेकर। नहीं, आम आदमी और कांग्रेस का तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि आपने सपोर्ट किया था पिछली बार। नहीं, वो तो सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि हम चाहते थे कि वो बताएं लोगों को कि कैसे काम करेंगे। उन्होंने जो वायदे करे हुए थे तो हम लोगों ने सोचा जब तक उनको मौका नहीं देंगे जब तक एक्सपोज कैसे होंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम 50% बिजली कम कर देंगे, हम रोज लोगों से मिलना शुरू कर देंगे, हम सरकारी मकान में नहीं रहेंगे, हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, सारी की सारी चीजें तो उन्होंने जो बोली उसकी उलट उन्होंने करनी शुरू कर दी। तो हम ये चाहते थे कि जनता खुद देखे कि किस तरीके से सत्ता के भूखे ये लोग हैं और सत्ता के पीछे पीछे भागते हैं और वो सब के सब लोगों ने वही किया।
अब जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का किसी भी तरीके से कोई मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, हम लोग बार बार बोलते हैं। लेकिन यह जरूर सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के जो मुख्य चेहरे हैं, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, शाजिया इल्मी, बिन्नी, ये सब के सब लोग क्यों किरण बेदी और बीजेपी के साथ में जा करके खड़े हुए हैं। सबके सब लोग मेन इनके फाउंडर मेंबर्स हैं और अन्ना हजारे की टीम के ये सारे के सारे सदस्य थे। कुछ यहाँ पर बहुत थोड़े से बचे हैं, बाकी सारे सारे बीजेपी के अंदर शामिल हैं। सबके सब लोग एक हैं और कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर अपना झाड़ू बोरिया बिस्सा लेकर के केजरीवाल किसी दिन बीजेपी में ऑफिशियली घर वापसी कह करके शामिल हो जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पर सर, ये तो आपके साथ भी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स हम देख रहे हैं एक के बाद एक, चाहे हरियाणा की बात हम करें, उसके बाद जो है वो तमिलनाडु, दिल्ली, और अभी देखा हमने कि किस तरीके से जयंती नटराजन और दूसरे बड़े लीडर्स जो है वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए। ये झटके एक के बाद एक क्यों लग रहे हैं? आपको ये बड़े लीडर्स कैसे आप मानते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। पार्टी में लीडर है सर, सेंटर में मिनिस्टर है, उससे उसी से बड़े नहीं हो जाते। जयंती नटराजन कभी लोकसभा का चुनाव, असेंबली का चुनाव नहीं लड़ करके जीती। कृष्णा तीरथ की अपनी जमानत जब्त हो गई थी अभी, और इन दोनों वीरेंद्र चौधरी भी इलेक्शन एमएलए का हार गए थे। जगदम्बिका पाल थे, जगदम्बिका पाल तो जो है वो एमपी का उन्होंने वायदा किया तो वो वहां पे उसमें चले गए। तो ये सबके सब लोग कोई कांग्रेस के फाउंडर इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के शाजिया इल्मी, शांति भूषण, बिन्नी, ये तो फाउंडर मेंबर्स हैं, उनके संस्थापक हैं। हम लोगों के यहाँ से कोई भी व्यक्ति इस तरीके से नहीं जाता और इसके कहीं ना कहीं ये बीजेपी का भी खोखलापन दिखाता है कि उनको अब इंपोर्टेड लीडर्स की जरूरत पड़ गई। उनके पास में अपने पास में खुद के उनके अपने लीडर्स के ऊपर उनको विश्वास ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई सारे नेता जो है वो छोड़ करके जा रहे हैं। हो सकता है कि पार्टी को वो नहीं समझ पाया या पार्टी उनको नहीं समझ पाई होगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो आला कमान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आला कमान की जो है वो 2014 के इंतखाबात के बाद पकड़ जो है वो संगठन के ऊपर कमजोर हुई है? आपने कहा कि या तो वो पार्टी समझ नहीं पाए या पार्टी उनको समझ नहीं पाई, तो इसमें तो मैं समझता हूं कि हम ही लोगों की गलती थी कि हम उनको समझ नहीं पाए। और वो सबके सब लोग वो लोग हैं जो मुश्किल के दौर पे कांग्रेस को छोड़ करके जाना चाहते हैं। इन सब लोगों में अगर हाईकमांड से नाराजगी थी तो मजा तो तब आता जब हम सत्ता में थे, जब छोड़ करके जाते। मजा तो तब था जब हमारी सरकार थी, जब छोड़ करके जाते। बुरे वक्त में वो जा रहे हैं हाई कमांड के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा करके। तो ये पिछले 6-7 महीनों में तो हाई कमांड एकदम से नहीं बदली है। तो अगर हाई कमांड खराब थी उनकी नज़र में तो क्या वो 2014 मई से पहले हाई कमांड उनको अच्छी लगती नहीं थी? तो उस वक्त जब तक सत्ता में थे, जब तक तो आप हाई कमांड के साथ में थे। अब सत्ता में जब नहीं है तो आपको हाई कमांड खराब लगने लगी है। आज की इस मुलाकात में हमारे साथ हैं दिल्ली में कांग्रेस का चेहरा बने अजय माकन साहब। इनसे खास बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमारे साथ हैं अजय माकन साहब, दिल्ली में कांग्रेस का चेहरा हैं और चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कांग्रेस को बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है 2013 के बाद। 2013 के लास्ट में अगर हम देखें 4 स्टेट्स में जो है असेंबली इंतखाबात हुए थे, उसके बाद 2014 में कई सारे स्टेट्स में हुए और आम इंतखाबात हुए। लगातार एक के बाद एक झटके कांग्रेस को लग रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं गलती हुई है या फिर जो है कांग्रेस माइंडसेट लोगों का समझने में नाकाम रही है? क्या वजह है, क्यों इतने झटके उसको खाने पड़ रहे हैं? देखिए, ये तो एक हमेशा 10 साल 15 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है, जहां पे जिन जिन स्टेट्स में हम हारे हैं वहां पर, अब जैसे महाराष्ट्र में हमारी 15 साल से गवर्नमेंट थी, जम्मू कश्मीर में 12 साल से थी, हरियाणा के अंदर 10 साल से थी, झारखंड के अंदर हम लोग वहां पे गवर्नमेंट में थे। अभी तो हम 2014 और उसके बाद की अगर हम बात करें तो इन सब जगहों के ऊपर कांग्रेस की सब जगह के ऊपर सक्सेसिव गवर्नमेंट थी। तो जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट्स लगातार थी तो वहां पर हम लोग एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हारे। और उसका कारण जो मैंने जैसे आपको बताया कि बीजेपी अग्रेसिव ऑपोजिशन के तौर के ऊपर उन्होंने अन्ना हजारे का और उनकी पूरी टीम का इस्तेमाल करके कांग्रेस को एक ऐसा पेंट कर दिया, और ये उनकी सोची समझी पूरी साजिश। दिल्ली की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी जो है वो बीजेपी कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद जो उसका इंटरनल सर्वे हुआ होगा उससे उसको लग रहा था कि कुछ थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही होगी या थोड़ी डरी हुई होगी, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन्होंने चेहरा बनाया शुरू में, और उसके बाद जो है वो किरण बेदी को लेकर के आए। और मेरा सवाल ये है कांग्रेस से कि कांग्रेस जो है वो अपने सामने किसको बड़ा चेहरा मानती है, आम आदमी पार्टी को या फिर जो है बीजेपी? दिल्ली में ट्रेडिशनली कांग्रेस और बीजेपी ही दो बड़ी पार्टीज ट्रेडिशनली रही हैं। आम आदमी पार्टी एक रीसेंट अकरेंस है और उसका रीसेंट अकरेंस का कारण सिर्फ एक अन्ना हजारे की मूवमेंट थी, जिसमें जो वॉलंटियर्स आए थे वो सबके सब लोग केजरीवाल की पार्टी में शामिल होकर के उन लोगों ने अपनी अलग पार्टी बनाई। इन लोगों की ना तो कोई आइडियोलॉजी है,
अगर आप इनसे पूछें कि इनको इनकी इनकी सोच सेकुलर है या क्या कम्युनल है, तो कुमार विश्वास इनके यहाँ पे कुछ और बात करेंगे, प्रशांत भूषण कुछ और बात करेंगे, शांति भूषण, बिखराव बहुत ज्यादा है उनमें। किसी भी फॉरेन पॉलिसी को ले लें आप, इंडिया के डिफेंस रिलेटेड मैटर्स को ले लें आप, सेकुलरिज्म की बात आप कर लें, इनकी किसी भी पॉलिसी के अंदर आपको कोई भी इनकी पार्टी की तरफ से जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं जिसके ऊपर आधार पर लोग वोट देते हैं, आपको उसमें कहीं पर भी यूनिफॉर्मिटी और स्टेटेड पॉलिसी आपको नजर नहीं आएगी। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये एक बबल तरीके से, बबल की तरह, बबूले की तरह ये निकल करके आया है, जो अब बर्स्ट हो गया है। 50 दिन की सरकार इनकी दिल्ली में लोगों ने देखा है, और इसलिए मुख्य मुकाबला दिल्ली में हमारा और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सर, सबसे ज्यादा टारगेट तो आप जो है वो आम आदमी पार्टी को किए हुए हैं, लगातार उनके ऊपर जो है हमला बोल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका भी आप मान रहे हैं कि वो भी मैदान में है? हम तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी से मिली हुई है और हमारा टारगेट आम आदमी पार्टी नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और इसलिए दोनों में कोई फर्क नहीं है कि दोनों के दोनों का जन्म अन्ना हजारे मूवमेंट से हुआ, और उस पूरी मूवमेंट को विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार उसको चला रहा था केवल कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। और दोनों के तार जुड़े हुए हैं, सोच एक है, और वो सोच केवल ये है कि कांग्रेस कमजोर हो। और जब जब मुल्क के अंदर 130 सालों में कांग्रेस कमजोर हुई है, फिरका प्रस्त ताकतों ने अपना सर उठाया है, और यही सोच इन लोगों की है, और ये कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। किरण बेदी को किस तरीके से आप देख रहे हैं? चूंकि उनको उतारा गया बाद में, और शायद पार्टी के अंदर भी कुछ जो है उसको लेकर के थोड़ा मनमुटाव है पार्टी के लोगों के अंदर। कांग्रेस जो है उनको कितना मतलब आप अपने लिए बड़ा मुद्दा मानती है, और क्या लगता है आपको कि बीजेपी ने जो है वो मास्टर स्ट्रोक मारा था उनको उतार करके मैदान में? बीजेपी ने अपनी तरफ से बेशक मास्टर स्ट्रोक मारा हो, लेकिन वो स्ट्रोक उनका फेल हो गया, वो क्लीन बोल्ड हो गए हैं। और उसकी वजह यह है कि 10 जनवरी को जब नरेंद्र मोदी की रैली फेल हुई, तो उसके बाद में उनको लगा कि दिल्ली में उनका चुनाव नहीं उठ पाएगा और दिल्ली के अंदर कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने ठीकरा सर पे फोड़ने के लिए, नरेंद्र मोदी के सर पे ना फूटे, तो उन्होंने इंपोर्ट करके किरण बेदी को ले आए, क्योंकि जब हारे तो किरण बेदी उसकी रिस्पॉन्सिबल हो जाए। अब किरण बेदी ने उसके बाद जब से भाषण देने शुरू कर दिए, या जब से उन्होंने इंटरव्यू देने शुरू कर दिए, तो हर इंटरव्यू में इतनी गफलत अपने मुंह से इतने ऐसे शब्द उनके निकले कि उन्होंने सोचा कि अगर ये इंटरव्यू उसी स्पीड से देती नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इतने में मैंने भी और केजरीवाल ने भी, हमने दोनों ने कहा कि आइए किरण बेदी जी हमसे डिस्कस करें, आपके दिल्ली का विजन हम समझ लें, हम अपने विजन बताएं, आप हमसे सवाल पूछें, हम आपसे सवाल पूछें। वो जो है डर के मारे कहीं उनको आना ना पड़े। आज आपने देखा होगा कि अब वो ये कह रही है कि मेरा तो गला बंद हो गया और मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो यानी गैग ऑर्डर एक अनऑफिशियली बीजेपी ने उनके ऊपर लगा दिया कि आप बोल नहीं सकती हैं। मैनिफेस्टो इनका आना था, किरण बेदी ने ट्वीट कर दिया कि हम मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम तो मैनिफेस्टो नहीं लेकर के आएंगे, हम तो अपना विजन डॉक्यूमेंट लाएंगे। तो अब आम आदमी पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो नहीं लाए, वो अपना अब दिल्ली डायलॉग लेकर के आए। बीजेपी भी अपना मैनिफेस्टो नहीं लेकर के आ रही, लेकिन कांग्रेस जो है वो दो टुकड़ों में लेकर के आ रही है। पहली बार, हाँ, हम पहली बार हम 2 टुकड़ों में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा अहमियत इस मैनिफेस्टो को हम दे रहे हैं। और मैनिफेस्टो ये दोनों इसलिए नहीं लेकर के आ रहे कि इनके मैनिफेस्टो में पिछले 1 साल में इनको दोनों को मौका मिला काम करने का, और इनका मैनिफेस्टो सेम ही होगा। तो अब जब जनता इनसे पूछेगी कि वो 15 लाख रुपए कहाँ गए जो पिछली बार आपने वायदा किया था किरण बेदी जी या भारतीय जनता पार्टी से, तो इस मैनिफेस्टो के अंदर उसको डालेंगे तो मुश्किल, नहीं डालेंगे तो मुश्किल। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो पिछली बार अपने मैनिफेस्टो में कहा था जो पूरा नहीं कर पाए, अब डालेंगे तो हम लोग या दूसरे लोग पूछेंगे कि भी आपने ये अपने पिछली बार मैनिफेस्टो में डाला था वो पूरा नहीं किया। तो लिहाजा इन लोगों ने किसी की, एक नेता की गला खराब हो गया, उनके मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए, और दूसरे ने कहा कि हम मैनिफेस्टो नहीं निकालेंगे, दोनों मैनिफेस्टो नहीं निकाल रहे। तो किरण बेदी और केजरीवाल में एक और समानता है कि जब लोग, देश की और दिल्ली की जनता उनसे कुछ सुनना चाहती है तो दोनों का गला खराब हो जाता है। आपको याद होगा जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनका गला खराब हो गया था और वो धरने के ऊपर बैठ गए थे। तो किरण बेदी भी वैसे ही, उनका भी गला खराब हो गया, क्योंकि अब उनके पास कुछ, आप कह रहे हैं कि वो बोलने से बचते हैं और मुद्दों से दूर भागते हैं। बिल्कुल, मुद्दों से दूर भागते हैं, बोलने से बचते हैं। और आप देखें कि किस प्रकार के मुद्दे इस्तेमाल करते हैं। केजरीवाल कहते हैं कि मुझे रिपब्लिक डे का पास नहीं मिला, किरण बेदी कहती है कि अगर आपको पास चाहिए तो आप बीजेपी के अंदर आ जाएं। तो दिल्ली के अंदर क्या पास किसी को मिला है या नहीं मिला है, क्या ये मुद्दा है, या दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट मुद्दा है? दिल्ली के इलेक्शन की अगर हम बात करें, हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि जितनी एक तरीके से इल्जामात लगाने की जो एक रवायत है या परंपरा है, जितनी शुरू अब हुई है, वो शायद कभी जो इंतखाबात होते हैं उस इतिहास में कभी देखी नहीं गई। रोज एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, कोई स्टिंग करता है। आपको लगता है कि ये राजनीति जो है, जो मुद्दे हैं असल उनसे भटक रही है?
हम लोगों ने तो कभी भी स्टिंग की बात नहीं करी। हमने सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं और दोनों डॉक्यूमेंट्स इनके प्रोमिसेस के और इनकी स्टेटमेंट्स के बेसिस पे निकाले हैं। हमने एक तो 49 दिन की सरकार यू टर्न केजरीवाल के ऊपर हमने एक बुकलेट निकाला, दूसरी उसी तरीके से यू टर्न बीजेपी की सरकार पे निकाला कि ये लोग चुनाव से पहले क्या बोलते रहे और चुनाव के बाद में सत्ता जब इनको मिली तो उसके बाद में इन्होंने उसके ठीक उलट कैसे उन्होंने किया। तो हम लोग तो लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब हम लोगों ने छत की अधिकार, राइट टू शेल्टर की हमने बात करी है, जिसके माध्यम से हम कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, स्लम में रहने वाले या गरीब व्यक्ति को दिल्ली में एक छत का अधिकार होना चाहिए। और हम लोगों ने 68,000 फ्लैट्स सैंक्शन करे थे, जिसमें 15,000 ऑलरेडी बन चुके हैं। तो उसके अंदर से जो है अलॉटमेंट भी उनकी शुरू हो गई है। तो जो हम लोगों ने जिस टाइम के ऊपर शुरू किया था उसी को हम लोग जारी रखेंगे, लेकिन हम किसी स्कीम के तहत नहीं, हम अधिकार के तहत हम करना चाहते हैं, ताकि किसी के ये चिंता दिमाग में ना रहे कि उसकी गरीब आशियाना किसी का भी कभी भी आकर के उजाड़ा जा सकता है। आज की इस मुलाकात में हमारे साथ हैं दिल्ली में कांग्रेस का चेहरा बने अजय माकन साहब। इनसे खास बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमारे साथ हैं अजय माकन साहब, दिल्ली में कांग्रेस का चेहरा हैं और चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अच्छा, हम देखते हैं साहब, परंपरागत वोटर था कांग्रेस का वो माइनॉरिटी, दलित और पिछड़ा वर्ग और जो गरीब तबका था वो। अब हम देख रहे हैं कि मैं 2013 से ही शुरुआत करूंगा इस बात की, क्योंकि 2013 के लास्ट में 4 स्टेट्स में असेंबली इंतखाबात हुए थे, तब से लेकर आज तक ये तबका कांग्रेस से दूर हुआ है। ऐसा क्यों हो गया? देखिए, ये दिल्ली का अगर हम मसला लें तो इसके तो सीधा सीधा कारण वही, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी नहीं ये वोट्स को ले सकती, प्रोपेगेंडा ज्यादा किया। नहीं, बीजेपी नहीं ले सकती थी, तो उन्होंने आपको सामने खड़ा कर दिया ताकि आप वो वोट ले ले और डिवीजन हो और कांग्रेस कमजोर हो जाए। अगर बीजेपी इन्हीं तबकों के लिए वोट मांगने जाती तो बीजेपी को कभी भी वोट नहीं देते, क्योंकि बीजेपी के लीडर्स की जो मानसिकता है, जैसे नरेंद्र मोदी 10 लाख का सूट पहन करके ओबामा से मिल रहे हैं, तो ये उनके नेताओं की मानसिकता बताता है। बीजेपी हमेशा से ही, शुरू से ही सरमाएदारों की पार्टी रही है और बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी रही है, और हर कोई ये जानता है कि वो जब आएंगे तो साधारण आदमी, साधारण ट्रेडर, साधारण व्यापारी जो लोग हैं वो सफर करते हैं और चंद ही उद्योगपति और पूंजीपति उसका फायदा होता है। तो ये लोग कभी भी इस तबके का वोट हासिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन्होंने साजिश के तहत, जैसे मैंने कहा कि अन्ना हजारे के माध्यम से एक टीम का गठन किया, जिसको विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, संघ परिवार सबने सपोर्ट किया, हर तरीके से लॉजिस्टिकली सपोर्ट किया। उन्होंने करप्शन की बात करी, उन्होंने उन सेगमेंट्स की बात करी जिन सेगमेंट्स से के माध्यम से कांग्रेस से तोड़ करके उन सेगमेंट्स में वोट भेजा जा सके ताकि कांग्रेस कमजोर हो। चुनाव प्रचार की अगर हम बात करें, आखिरकार जो है यहाँ पर राहुल गांधी को उतार दिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के। वो जिस तरीके से हमने देखा कि लोगों का सपोर्ट था रोड शो के दौरान, जो उनको मतलब एक तरीके से जो सपोर्ट मिला है या जो रेस्पॉन्स था वो बड़ा अल्टीमेट था। क्या लगता है आपको, कितना पार्टी को इसका फायदा होने वाला है? और वोटर्स जो है वो क्या वाकई, नए वोटर्स की अगर हम बात करें, 15 लाख जो है नए वोटर्स जुड़ रहे हैं दिल्ली में, तो क्या उनको एक तरीके से जो है वो मुतासिर करने की क्षमता रखते हैं? आप राहुल जी के 2 बड़े प्रोग्राम हुए हैं, एक तो सीलमपुर शास्त्री पार्क में हुआ है और दूसरा कालका जी के अंदर स्लम्स में उनका रोड शो हुआ है। तो दोनों प्रोग्राम्स के अंदर जो अपार जन समूह उतर करके आया है और सबके सब लोगों का जो रिस्पॉन्स था, मुझे लगता है और हमारे सब साथियों को लगता है कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा था और लोगों में किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना जनसैलाब, इतने लोग आएंगे और इस तरीके से रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं दिल्ली के इन इलेक्शंस को लेकर के, और हमें लगता है कि पिछले 1 वर्ष में बीजेपी और आम आदमी पार्टी को, दोनों को काम करते हुए लोगों ने देखा है, और लोगों ने देखा है कि दोनों ने कोई भी प्रोमिसेस डिलीवर नहीं किए, और पिछला 1 वर्ष तो बहुत ही खराब रहा है। दिल्ली जैसी जगह में हम लोगों ने कभी भी त्रिलोकपुरी, वेलकम जैसे, हम लोगों ने बवाना जैसे हमने इंसिडेंट्स नहीं देखे। दिल्ली जैसी जगह के ऊपर ही नरेंद्र मोदी के अपने खुद के मंत्रिमंडल के सदस्य जाकर के रामदादा और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आज तक के कभी भी नहीं हुआ है। घर वापसी का प्रोग्राम के नाम देकर के जिस तरीके की चर्चाएं करी गई हैं, ये आज तक कभी भी नहीं हुई। बिजली की स्थिति देख लें तो इतनी खराब स्थिति बिजली और पानी की पिछले 1 साल में हुई है, उससे पहले पिछले साल को देख लें तो बहुत ही खराब स्थिति रही। क्राइम का रेट देख लें, रेप का रेट देख लें, दोनों के दोनों, अरविंद केजरीवाल और बीजेपी। आपको लग रहा है कि दिल्ली के ये बड़े मुद्दे हैं, चूंकि क्राइम रेट लगातार बढ़ा है, आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मुश्किल भरा दौर है, और चूंकि वो सेकुलरिज्म के लंबरदार रही है, तो उसके लिए ये लड़ाई और ज्यादा अहम भी है और मुश्किल भी है? मुश्किल नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अहम जरूर है। और मुश्किल मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती।
जो असलियत होती है वो हमेशा सामने आती है। हमारी नीयत साफ है, हमारी नीयत 100% है। सेकुलरिज्म हम लोगों के खून के अंदर है। मैं चौथी पीढ़ी कांग्रेस का हूँ। मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरी दादी, हर कोई, हम लोगों ने चुनाव के बाद चुनाव आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी के खिलाफ लड़ा है। और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग कांग्रेस के अंदर हैं, जो हम लोग सेकुलरिज्म की बात अपने घर के अंदर बाप दादाओं से सुनते सुनते हम लोग यहाँ पे राजनीति में इस यहाँ तक पहुंचे हैं। और हम ही लोग लड़ सकते हैं, हमारी नीयत साफ है और इसलिए हमें मुश्किल नहीं। तो लोगों को समझाएंगे कैसे सर ये बात, क्योंकि लोग शायद जो है इन मामलों से थोड़ा सा हट गए हैं, वो डेवलपमेंट की बात ज्यादा कर रहे हैं, या उनको बता दिया गया कि डेवलपमेंट ज्यादा अहम है, सेकुलरिज्म से ज्यादा। डेवलपमेंट भी जरूरी है, हम ये नहीं कह रहे कि डेवलपमेंट जरूरी नहीं, डेवलपमेंट भी जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ सेकुलरिज्म भी। अगर आप सेकुलरिज्म की बात नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगी। हमारे देश के अंदर अगर मान लीजिए सेकुलरिज्म ना हो, आपस में लोग बढ़ जाएं, लड़ना शुरू कर दें, तो कौन हमारे देश के अंदर पैसा लगाएगा? कौन ऐसे देश के अंदर पैसा लगाना चाहेगा बाहर से आकर के, जहां पे लोग बंटे हुए हैं, जहां पे लोग धर्म के आधार पे, वर्ग के आधार पे, जात के आधार पे बटे हुए हैं? क्यों कोई यहाँ पे देश के अंदर पैसा लगाएगा? क्यों कोई हमारे फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ पे आएंगी? इसलिए हमारा ये मानना है कि जो लोग ये कहते हैं, जो संघ परिवार की जो सोच है, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना संघ परिवार आरएसएस करता है, वो देश की डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़े घातक है। अगर हम वापस दिल्ली चुनाव की बात करें, क्या लगता है आपको, जो वोटर्स आपसे जो है वो 2013 में नाराज हुए थे, फिर 2014 में भी हमने देखा कि जो आपका परंपरागत वोट था वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया था, अब वो 2015 में क्या वापस आएगा? उसको लाने की जो है वो जद्दोजहद आप तो कर रहे हैं, लेकिन आपको उम्मीद है और यकीन है कि वो आ जाएगा वापस? हमें पूरा यकीन है कि वो आएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, शास्त्री पार्क सीलमपुर में मैं गया, सदर के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और चांदनी चौक के दूसरे इलाकों में मैं जा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि वो तेजी से वापस आएगा। अच्छा, अगर हम बात करें असेंबली इंतखाबात की, कहीं जहाँ भी हो रहे हैं वहाँ पर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से असेंबली में जो है उनकी सीट्स कम हो रही है, और उसका सीधा असर जो है वो राज्यसभा पर पड़ेगा। आपको लगता है कि थोड़ा सा जो है इसके लिए स्ट्रेटजी जो है बनाने की जरूरत है? शायद आप लोग काम भी कर रहे होंगे उसके ऊपर। बिल्कुल आपकी बात सही है कि अभी राज्यसभा में हमारी मेजॉरिटी ऑपोजिशन की, और खासतौर पे कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तो इस वजह से हम लोग उनके ऊपर कुछ लगाम कस सकते हैं। लेकिन अगर एक बार ये लगाम अगर कसने में हम कामयाब नहीं हो पाए राज्यसभा के अंदर, तो भाजपा को बहुत मदद मिल जाएगी। यानी दिल्ली से जैसे 3 राज्यसभा के एमपीज हैं, और अगर कांग्रेस के 3 राज्यसभा के एमपीज वापस नहीं आते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस के 3 तो दिल्ली से ही अकेले कम हो जाएंगे, ऐसे अलग अलग स्टेट्स के अंदर कम होने शुरू हो जाएं, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत आ जाएगी और बीजेपी के ऊपर लगाम खींचने में मुश्किल होगी। तो बिल्कुल इसके ऊपर हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर हम लोग अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशन और क्लियर करेंगे। हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ताकि ज़मीनी स्तर के ऊपर कार्यकर्ताओं को और ताकत दी जाए। जहाँ कमजोरी हुई है वो वहाँ 3 चीज़ें हम लोग कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स, आइडियोलॉजिकल पोजीशन क्लियर करना, और उसको और स्टेटेड आइडियोलॉजिकल पोजीशन, हमारी विचारधारा क्या है, उसको और क्लियर करना, और तीसरा हम लोग जो है आगे की रणनीति कैसे अजय माकन साहब की जो शुरू में भी बात हुई थी, जो उनकी छवि है वो बहुत साफ़ सुथरी है, वो यंग भी हैं, काम भी बहुत सारा किया है, और दिल्ली के मैदान में वो उतर गए हैं, कांग्रेस का चेहरा है। इन तमाम खूबियों के बावजूद लोग जो है आपको वोट क्यों दें? ये खूबियाँ ही बहुत हैं, इसके अलावा तो कुछ कहने को नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने काम किया है पहले, मेरा अनुभव है, और मेरी नीयत ठीक है, तो जिसकी नीयत ठीक है, जिसके पास अनुभव है, जिसने पहले काम किया है, तो मौका तो उसी को मिलना चाहिए। हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी जो है शुभकामनाएं। तो ये थे अजय माकन साहब। इनका कहना है कि छवि भी साफ है, काम भी बहुत सारा किया है, तजुर्बा भी है, और कांग्रेस का इतिहास रहा है डेवलपमेंट करने का, लिहाजा उसके आधार पर ही कांग्रेस को चुने, ये इनका कहना है। लेकिन हमारा ये कहना है कि 7 फरवरी को वोट डालने ज़रूर जाइएगा। आपने प्रोग्राम देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।